बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि तफ्तीश बेहतर करने और मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए सिंध पुलिस ने एक और इकदाम उठा लिया। अहम शवाहिद ज़ाया ना हो इसलिए क्राइम सीन यूनिट को फ़ाल करने का फैसला कर लिया। जदीद कैमरों से लैस 8 गाड़ियां और इंटरनेशनल लेवल के पाउडर क्राइम सीन यूनिट के हवाले कर दिए गए। तफसीलात शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। सिंध पुलिस का एक और बड़ा इकदाम, तफ्तीशी दायरा कार को मजीद बेहतर करने के लिए जदीद कैमरों से लेस 8 गाड़ियां इंटरनेशनल लेवल के केमिकल समेत क्राइम सीन यूनिट के हवाले कर दी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडोहो ने सऊदाबाद क्राइम सीन यूनिट में गाड़ियों की चाबी DSF आसिफ कमाली को हवाले की। क्राइम सीन यूनिट 2019 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ कराची के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता आज इनकी यूनिट्स हमारे जो वर्किंग कर रहे हैं कराची के अंदर वो 25 हैं। 25 यूनिट्स हमारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। CSU इंचार्ज DSP आसिफ कमाली ने बताया कि 5 जदीद कैमरों से लेस गाड़ी में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। शहर के हर जिला में एक गाड़ी दी गई है। शहर भर में 25 यूनिट कायम है, जहाँ कैमरों से सेंट्रल कमांड से मुंसलिक मॉनिटरिंग की जा रही है। इन गाड़ियों की खास बात यह है कि ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई गई हैं पुलिस के अंदर, क्राइम सीन के हवाले की गई हैं। ये 0 मीटर गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर ये सेंट्रली एयर कंडीशन है और इनमें जदीद जितनी भी इस वक्त किट्स हमारे पास मुहैया हैं क्राइम सीन की एविडेंस उठाने के लिए, फिंगरप्रिंट हो, चाहे फुटप्रिंट हो, चाहे ब्लड सैंपल हो, चाहे DNA हो, उसके हवाले जितनी भी किट्स हमारे पास मौजूद हैं वो सब इसके अंदर इंस्टॉल की जाती है। क्राइम सीन यूनिट के हेड कांस्टेबल ने एडिशनल IG को जदीद गाड़ी का मुआयना कराया। जदीद कैमरों से लेस गाड़ियों और इंटरनेशनल लेवल के कैमरों की मदद से सिंध पुलिस की तफ्तीश में बेहतरी आएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से CNG किट फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि महकमे मास ट्रांजिट में मोटरवे तर्ज पर नई फोर्स कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इमरान खान के प्रोपेगेंडे को उनके अमाल की रोशनी में देखे। आज इमरान खान अपने कारकुनान को पहचानने से ही इनकारी हो गए हैं। सिंध हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने निजी गाड़ियों से CNG किट हटाने की हिदायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महकमे मास ट्रांजिट की ज़मीन से फौरी कब्जा खाली किया जाए। महकमे में मोटरवे तर्ज पर नई फोर्सेज बनाई जा रही हैं। सिंध हुकूमत पूरे सूबे में मजीद 500 बसेस की गुंजाइश पैदा कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि कराची में इस वक्त ऑलरेडी पीपल्स बस सर्विस फेज़ 1 चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, पिंक बसेस चल रही हैं, ऑरेंज लाइन चल रही है, ग्रीन लाइन चल रही है। तो इस बजट में भी हमने प्रपोज किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, हुकूमत सिंध को, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने 250 गाड़ियों की तो मज़ीद प्रोक्योरमेंट की हमें कमिटमेंट की है। हमने 500 गाड़ियों का उनको प्रपोजल भेजा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पार्लियामेंट समेत किसी भी इदारे की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने PTI वर्कर्स को अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इमरान खान के प्रोपेगेंडे को हक़ाइक़ के मुताबिक देखे। तुम अपनी ज़ात के लिए तो हर साजिश करने के लिए तैयार हो। आज तुम्हारे कारकुन जो जेलों पे सड़ रहे हैं, जो तुम्हारी वजह से गलत काम पे है, तुमने उनको गलत काम पे लगाया, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कितने लोग उनको पूछने गए हैं, कितने लोग उनको खाना पहुंचाने गए हैं, कितने लोग उनसे मुलाकातों के लिए गए हैं। क्या इमरान खान उसकी बीवी खुद गए किसी से मिलने के लिए? नहीं गए, कि इन्होंने मुल्क को तमाशा बना, ये लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं इस तरह के लीडरान। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इलेक्शन से कबल MQM अपनी सियासत के लिए कोई ना कोई बयानिया पैदा कर लेती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। 9 मई को जलने वाली गाड़ियों के मालिकान को मुआवजा देने का फैसला। 9 मई को शारे फैसल पर मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी जलाने का वाक़या हुआ। जिनकी मोटरसाइकिलें जलाई गई उनको नई मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। बात कर लेते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, ये भी फैसला किया जा रहा था कि जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया है उन्हीं से पैसे निकलवाए जाएंगे, तो क्या इसी किस्म का कोई इक़दाम किया जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, फिलहाल तो जो मुशीर कानून है और तर्जुमान सिंध हुकूमत है मुर्तज़ा वहाब, उनका ये कहना है कि 9 मई को कम अज़ कम 6 से 7 मोटरसाइकिलें और एक प्राइवेट गाड़ी जो है उसे नजर आतिश किया गया था। ये जिन लोगों की मलकियत थी वो बेचारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। उनके कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी मोटरसाइकिल पर रोजगार वाबस्ता थी, तो वो बेरोजगार हो गए। तो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जिनकी मोटरसाइकिलें जली थी उन्हें नई मोटरसाइकिलें, और एक गाड़ी जो प्राइवेट किसी की थी जिसे आग लगा दी गई थी उसके फौरी तौर पर जो है सिंध हुकूमत पैसे देने का उसने ऐलान किया है। जिनकी मोटरसाइकिलें जलनी है उन्हें मोटरसाइकिल और गाड़ी जलने वाले को पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा मुस्तफा आपको ये कहना है कि ये बात तय है कि वो इस बात की सिफारिश करेंगे केस में मौजूद अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि ये जो नुकसान है उन्हीं बलवाइयों से
इसके पैसे लिए जाएं, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलात देखते हुए फौरी तौर पर उनके रोजगार की बहाली के लिए ये मोटरसाइकिलें जो है वो दी जा रही है ताकि उनके घर का रोजगार चलता रहे। सिंध हुकूमत इस बात से अभी भी स्टैंड करती है कि वो उन लोगों से पैसे निकलवाएगी जिन्होंने इनको आग लगाया, और इस मकसद के लिए मुर्तज़ा वहाब ने बकाया तौर पर एक वीडियो बयान जारी करा है। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत आ रही थी कि वो मुख्तलिफ जो बाइक सर्विस है उसमें अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे, जो कि बंद हो गया है। इसी इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वो जिन 7 लोगों की मोटरसाइकिल चली थी उन्हें फौरी तौर पर मोटरसाइकिल दी जा रही है, और एक जिस शख्स की गाड़ी चली थी उसे भी फौरी तौर पर मुआवजा देने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से गुफ्तगू की, सुनवाते हैं आपको। देखिए 9 मई का जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शरपसंद अनासिर थे उसने लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी लोगों की, जो मोटर बाइक्स वगैरह थी, उसके हवाले से सिंध हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि उन तमाम मोटर बाइक्स के जो मालिकान थे उनको नई मोटर बाइक दी जाएगी। मैं आपके तवज्जुह से ये उनको मुतला करना चाहूँगा कि अपनी तफसीलात जो है वो पुलिस के साथ शेयर कर लें। उनकी जो मोटर बाइक का ओनरशिप डॉक्यूमेंट था, तफसीलात की ID कार्ड वगैरह था, वो लेके होम डिपार्टमेंट और पुलिस के पास आ जाएँ। उनको नई मोटर बाइक इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत देगी। ग़ालिबन 5 या 6 मोटर बाइक्स थी जो जली थी, और सिंध हुकूमत ये पहले ही फ़ैसला कर चुकी है कि जो मालिकान है उनको इस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाए। और नाज़रीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र कराची में भी मकान की खरीदो फरोख्त सुस्त रवी का शिकार है, जिसके बायस रियल स्टेट एजेंट्स को भी नुकसान का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई के बाइस जो है कराची में भी जो मकान की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला है वो काफ़ी सुस्त रवी का शिकार है। हमारे साथ जो है मकान के ख़रीदो फ़रोख्त के स्पेशलिस्ट खालिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जो जिस तरह ख़रीदो फ़रोख्त काफ़ी सुस्त रवी का शिकार, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख़रीदो फ़रोख्त पे जो प्रॉब्लम है वो तो 1 साल से, जब से गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी चल रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो बढ़ ही जा रही है ना। हर आदमी ये सोच रहा है कि चले किसी वक्त इलेक्शन की कोई ख़बर आ जाए तो मामलात को जो है ना इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाए। और इस वक्त आपकी देखें ना, ख़ुद भी रियल जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक में चली गई है सारी। आज के बाद जो हमने ये देखा है, अभी जो रेडी रियल इस्टेट है उसमें भी डिमांड है, क्योंकि उसकी एक और वजह भी है। उसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई हो चुकी है। तो जिसके पास एक बंगला या विला या कोई बिल्डिंग तैयार पड़ा है वो तो इस वक्त बड़ा रेडी है, वो बोलता है कि ये प्राइस तो मेरी बहुत अच्छी है। सो समवेयर अराउंड कुछ ना कुछ बाइंग है, कुछ ना कुछ है, कारोबार बढ़ रहा है, बट इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है अनसर्टेनिटी दूर होने पे बेहतर हो सकता है, और मज़ीद इसमें बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो वो जो मकान की ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ जो ज़्यादा जाएंगे। अभी भी जो इस तरह की जो बने बनाए घर हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से ही उनकी कीमतें में काफ़ी इजाफा हुआ है, मगर जो लोग लेने में के दिलचस्पी रखते हैं वो अभी भी ले रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही कीमतें मुनासिब होती हैं तो वो ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ जाएंगे। जी, शहर के मसाइल हल करने के लिए मेयर कौन होना चाहिए? तलबा ने अपनी अपनी राय दे दी। किसी ने हाफिज नईमुर्रहमान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली, तो किसी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए मुर्तज़ा वहाब बेहतरीन इंतखाब हैं। कराची में बुनियादी मसाइल के अंबार लगे हैं। इन मसाइल के हल के लिए मेयर कराची का होना ज़रूरी हो गया है। ऐसी सूरत हाल में शहर के तलबा भी मेयर कराची के हवाले से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ तलबा ने हाफिज नईमुर्रहमान से उम्मीदें वाबस्ता की हैं और कुछ ने जियाले मेयर की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब देखना यह है कि शहर के बुनियादी मसाइल के लिए कौन कराची का मेयर बनेगा। लियारी में गैस नायाब हो गई। गैस की अदम फराहमी के बायस घरेलू सार्फिन को शदीद मसाइल का सामना है। मकीन कहते हैं कि हम कई रोज से गैस से महरूम हैं, हमारी मदद करने कोई नहीं आता। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। जी, इस वक्त मैं लियारी के इलाके में मौजूद हूँ और इस लियारी के इलाके में जो है मसाइल का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है वो गैस की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से जो घरेलू सारिफीन हैं उनको खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ जो है यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। मुझे बताइएगा कि गैस की खैर लोड शेडिंग है, ना सुबह गैस है ना शाम में, किस तरीके से? नहीं, हमारे घर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हम गरीब आदमी कितना
बच्चा है, हमारा खाने पीने वाला, हमारे घर में कुछ भी नहीं है भाई। हमको हमारी कोई मदद भी नहीं करता है गरीब आदमी की। अभी क्या करें हम लोग। अच्छा, जब गैस नहीं होती तो फिर खाना किस तरीके से लकड़ी पे बनाते हैं? लकड़ियों पे बनाते हैं खाना, क्या करें, बच्चे को खाना तो चाहिए ना हमारे। और साथ साथ जो है गैस किन औकात में आती है और कब नहीं आती? नहीं कभी कभी आते, थोड़ा थोड़ा आते, बस सही हो। चाय पकती है हमारी, कुछ नहीं पकते है, खाना बन कुछ नहीं। 3-4 गैस आए भी, देखो अभी भी गैस नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे घर। गरीब आदमी है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, इसको खाना तो चाहिए ना बेटा। तो बिलों के हिसाब से बताएं कि बिल वगैरह आते हैं? गैस बिल तो हमारा बहुत आता है, गैस का भी आता है, बिजली का भी आता है। हम नहीं भर सकते, गरीब आदमी, हमारी मदद करने वाला कोई आए नहीं हमारा। मेरी छोटा छोटा बच्चा है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो शदीद जो है जहनी अजियत से दोचार है। उनकी जानिब से यही कहा गया कि ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा जो है लियारी के इलाके में नहीं आया कि वो गैस के यहाँ पे मसले को हल कर सके। साथ साथ बिजली और जो दीगर मसाइल हैं वो भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी। सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद शाहनवाज ने कहा है कि सूबे में गंदम की कटाई हो चुकी है, अब काश्तकारों के पास गंदम नहीं। हैरान हूं कि महकमा फूड 14 लाख टन गंदम की खरीदारी कैसे नहीं कर सका। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पैदावारी लागत बढ़ने पर काश्तकार भी मुश्किलात की जद में महंगी खाद मिलने का शिकवा करने लगे। सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद शाहनवाज का कहना है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को सस्ती खाद फराहम करने के लिए भारी सब्सिडी मिलने के बावजूद सरकारी रेट पर काश्तकारों को सस्ती खाद नहीं मिलती। ये भी कहा कि एक साल में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 80% का इजाफा हुआ, लागत बढ़ने की कमी का सामना है। देखिए, सिर्फ खाद नहीं है, आपको पता है कि जो डीजल और पेट्रोल है, बताने की ज़रूरत नहीं कि उसमें कितना इजाफा हुआ है। ऐसे फर्टिलाइज़र जो हमारे मुल्क में अपने खुद होते हैं, जैसे यूरिया फर्टिलाइज़र जो सरकार कहती है कि हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, वो भी जो सरकार का तय किया हुआ भाव है उसके ऊपर आज काश्तकार को नहीं मिल रही। सीनियर नायब सदर सिंध आबादगार बोर्ड ने सवाल उठाया कि जब सूबे में 38 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई तो महकमा फूड 14 लाख हदफ के मुकाबले सिर्फ आधा क्यों पूरा कर सका। इंकशाफ किया कि नई फसल की कटाई मुकम्मल हो गई, अब काश्तकारों के पास गंदम नहीं। अगर 38 लाख टन हमारे पास सूबे सिंध में गंदम होती है तो उसमें 14 लाख टन गंदम या 12 लाख टन गंदम ख़रीदने में दुश्वारी क्यों पेश आई। और हम तो इसमें कहते हैं कि अगर जल्दी ख़रीदारी करे, ग्रोवर को पेमेंट अपनी मिलती रहे टाइम के ऊपर, तो कोई वजह नहीं कि गंदम सरकार को अवेलेबल ना हो। सिंध आबादगार बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी रेट पर खाद और अद्वियात फराहम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और गंदम की फी सेक्टर पैदावार बढ़ाने के लिए मरबूत प्लानिंग भी की जाए। बल्दिया शर्की की इंतजामिया ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सैयद शकील अहमद कहते हैं कि माली साल 2023-24 के टैक्स फ्री बजट का हुजम 3 अरब 63 करोड़ रुपए होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद शकील अहमद कहते हैं आइंदा माली साल का बजट एदाद शुमार का गोरख धंधा नहीं बल्कि अवामी मफाद का बजट होगा। बजट बहुत अहमियत का हामिल होता है। बजट एक घर का भी हो, एक इलाके का, एक घर का, एक सूबे का, एक मुल्क का बहुत बड़ी अहमियत रखता है और उससे पूरा मुल्क का, पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। इसको सामने रख के बजट बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस वक्त 3 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट बना रही है, तरक्याती बजट बन रही है इंशाअल्लाह ताला। अकाउंट ऑफिसर यासिर लाखीर के मुताबिक बजट की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की सिफारिशात और सिंध हुकूमत की हिदायत को मद्देनजर रखा गया है। हम लोगों ने टोटल जो बजट बनाया 3 अरब 63 करोड़ रुपए का, एज वी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध 1 अरब और 78 करोड़ रुपीज़ हैं। उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि उसमें कोई भी हमारे ऊपर कोई लायबिलिटीज़ वगैरह नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये बजट जो है ना वो आवाम के लिए बेहतरीन बजट हो। बल्दिया शर्की के आइंदा माली साल के बजट का ज्यादा सिंध हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट पर होगा। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने डॉलर की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। आपको बता रहे एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने डॉलर की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि डॉलर आज 285 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ है और अब ये दावा किया जा रहा है
जफ़र पराचा की तरफ से कि बड़ी कमी जो है वो आ सकती है। इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, कहिएगा कितनी कमी होने जा रही है और ये कमी होगी कैसे? जी, यहाँ पे जो बताया एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है वो इंटर बैंक से करने की जो इजाजत दी गई है वो बड़ा फायदा होगा इसका, क्योंकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का बड़ा फर्क हो गया था। 26 रुपये तक ये फर्क पहुंच गया था और बैंक ने बर वक्त ये फैसला किया है कि जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है वो ओपन मार्केट के बजाय इंटर बैंक से उसकी अदायगी डॉलर खरीद कर अदायगी की जा सकेगी, जिससे उन्होंने जो इम्कान जाहिर किया कि जल्द ही इंटर बैंक के बाद जो ओपन मार्केट में जो अगर डॉलर देखा जाए जो बड़ा फर्क था वो कम रह जाएगा, सिर्फ 5 रुपए का रह जाएगा और उनके मुताबिक तकरीबन ओपन मार्केट में डॉलर 20 से 25 रुपए सस्ता हो जाएगा। जल्दी देखा जाए जो कि 311 रुपए पे डॉलर ओपन मार्केट में पहुंच गया है, वो गिर कर जो है 295-290 रुपए के दरमियान आ जाएगा। ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए पे चल रहा था। और जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जनरल सेक्रेटरी जफ़र पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा डॉलर कम होने का दावा किया जा रहा है आपकी तरफ से, किस तरीके से ये कम होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, ये इसका कम होने की वजह एक तो ये है कि जो हम लोग बैंक्स को क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर्स देते थे वो आज से स्टेट बैंक ने बैंक्स को अलाउ कर दिया है कि वो इंटर बैंक से खरीदारी करें। तो वो जो ओपन मार्केट का जो बर्डन था हफ्ते का तकरीबन 30 से 40 मिलियन डॉलर का जो एक्सचेंज हाउसेस के पास था वो शिफ्ट हो गया है आज से बैंक इंटर बैंक मार्केट में। तो जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो बैंक का जो फर्क बहुत ज्यादा चला गया था तकरीबन 30 रुपए, तो वो एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 रुपए इंशाल्लाह कम हो जाएगा विद इन यानी कि 2-3 दिन में 15 से 20 रुपए कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में 20 से 25 रुपए का फर्क आ जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ऐसे कि पहले होता था इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट का फर्क 1-2% का या बराबर का वो हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज के पास जो इस वक्त बिजनेस था वो सिर्फ और सिर्फ इंटर बैंक मार्केट क्रेडिट कार्ड का था जो हम बैंक्स को देते थे। तो वैसे भी जो एक्सचेंज कंपनीज का बिजनेस है वो 80% कम हो चुका है, 20% रह चुका है और अब इस 20% में से भी 15% जो बिजनेस है वो इंटर बैंक मार्केट में चला जाएगा। तो हमारे पास जो है ना जो पब्लिक को देने के लिए डॉलर अवेलेबल होगा, सस्ता हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। तो ये बेवजह है कि जो मैंने कहा है कि 20 से 25 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त डिफरेंस 30 रुपए के करीब है। तो स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है मैं समझता हूँ राइट टाइम पे राइट डिसीजन है, सही फैसला है। ठीक है, हमारा बिजनेस कम होगा, लेकिन इस वक्त हमने मुल्क को देखना है, अपने बिजनेस को नहीं देखना। मुल्क की बेहतरी देखनी है, मुल्क की इकनॉमी देखनी है, मुल्क की बका देखनी है। और ख़ास तौर पे जो कल IMF ने कहा है कि अब हमारी हुकूमत को कि आपने इंटर बैंक और ओपन मार्केट के गैप को ख़त्म करना है या कम करना है। तो ये आज जो फैसला हुआ है इससे मैं समझता हूँ ये गैप बहुत जल्दी कम हो जाएगा जी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो हमारी ट्रेंच आनी है या जो हमारा SLA होना है IMF के साथ, उसकी राह में जो एक बहुत बड़ा मसला है वो भी हल हो जाएगा विद इन 2-3 डेज इंशाल्लाह। अच्छा पराचा साहब, एक खबर जो आज ज़ेरे गर्दिश है कि IMF का जो मुआहिदा है वो वक्त से पहले ख़त्म होने का खदशा भी पैदा हो गया है, तो क्या वो डॉलर पे असर नहीं करेगा? जी देखिए जनाब, अगर IMF के साथ हमारा मुआहिदा नहीं होता तो बिल्कुल वो असर करेगा और हमारा रुपया दबाव में रहेगा। मैंने जो बात की है आपसे, मैंने सिर्फ ओपन मार्केट की मैं बात की है, मैंने इंटर बैंक की बात नहीं की। अगर इंटर बैंक बढ़ गया तो हमारी मार्केट भी बढ़ जाएगी और अगर इंटर बैंक कम हो गया तो ओपन मार्केट भी कम हो जाएगी। मैंने जो बात की है वो सिर्फ इंटर बैंक और ओपन मार्केट के गैप की है बात। अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता, और IMF से मुआहिदा ही सिर्फ काफी नहीं है क्योंकि वो तो 1 से $1.25 बिलियन मिलना है, जबकि हमको इस जून तक जो है ना तकरीबन $3.5 बिलियन देने हैं। ठीक है, उसमें से कुछ रोल ओवर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट भी है और भी चीजें हैं।
फिर सिर्फ जून तक की बात नहीं है, अगले साल हमने $25 बिलियन देने हैं। तो ये हमको IMF से या दोस्त ममालिक से पैसे मिलके मसला हल नहीं होगा हमारा, और इसी वजह से रुपए के ऊपर दबाव आगे भी रहेगा जब तक कि कोई गवर्नमेंट बड़े फैसले ना करे, खास तौर पे जो अपने खर्चे हैं उनको 50% कम ना करे। देखिए अभी एक मैं पढ़ रहा था कहीं कि अभी MNAs के जो बजट है वो 49% बढ़ा दिया गया उनके जो खर्चे देने का। फिर उसके अलावा जो हमारे जो एलीट क्लास के जो मराद दी जाती हैं वो तकरीबन एक साल में $17.4 बिलियन की दी जाती हैं। तो अगर हम वो पूरी खत्म ना करें, आधी ही कर दें, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कि इमदाद से या मांगे तांगे के पैसों से अब काम नहीं चलेगा। हमको अपना इम्पोर्ट का बिल कम करना है, एक्सपोर्ट का बिल बढ़ाना है, ओवरसीज पाकिस्तानी एक्सचेंज कंपनीज को हमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना है, तो और अपनी अफगानिस्तान इराक जो ट्रेड पॉलिसी है और जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिविजिट करना है। बहुत सारा काम करने वाला है जो हुकूमत की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ कर्जे और इमदाद के ऊपर अब मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि अब जो हमने सूद देना है बैरूनी ममालिक का वो देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, यानी कि अब हमको उसके लिए भी कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो हम अगर सारी चीजें ठीक नहीं करेंगे और अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल के लिए नहीं बनाएंगे, इसी तरह सियासी पार्टियां इनको अगर हलचल का शिकार रखेंगी मुल्क को, तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे और अखराजात जो है कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र फराजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ अशरफ खान ने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।